आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज जीके यानी सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को करने वाले हैं। इसमें हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो पैरामेडिकल के लिए रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI प्रश्न, आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, सेकंड नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा, एकदम लाजवाब प्रश्न, रसगुल्ला वाला प्रश्न आ गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 4 नंबर प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर शेरणियों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? बताइए मेरे रसगुल्लो, बताइए। दिल बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, दिल बेकरार का मजा लीजिए। चलिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सही जवाब हो जाएगा। रंग चेंज कर देगा ना, रंग तो ठीक ही है ना, ये रंग मस्त लगता है हमको। चलिए, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? हमें पता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा तो सुनिए ना, कान किस लिए दिया गया? सुनने के लिए, है ना। इसलिए भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था पूर्णतः, है ना, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का गणतंत्र बना, भारत कब गणतंत्र बना? बताओ मेरे रसगुल्लो, भारत कब गणतंत्र बना? बताइए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। बताइए, भारत कब गणतंत्र बना? 7 नंबर प्रश्न, भारत कब गणतंत्र बना? सही जवाब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन, प्रक्रिया। बताइए, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? सही जवाब ऑप्शन सी, प्रस्तावना। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा मतलब संविधान में राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत मिला? मतलब राष्ट्रीय गान को स्वीकार मिल गया कि हमारा राष्ट्रगान रहेगा, स्वीकृत मिला था। बताइए, संविधान सभा ने
राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, बताइए कब स्वीकार किया कि हाँ राष्ट्रगान हमारा यही रहेगा। सही जवाब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए मेरे रसगुल्लो, मेरे पेड़े, बताइएगा 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। इस प्रश्न को मैंने कल भी बताया था, बताइए भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 6, याद रखिएगा 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संपत्ति के आधार पर किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस, कल हम बताए होंगे, क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, है ना, क्लास किए होंगे। पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट्स में था, तो इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, बताइए। प्रश्न है हमारा 11 नंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 44वें, याद रखिएगा 44वें, 46वें नहीं 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से यानी मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक यानी रक्षक मतलब सहायता करने वाला, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। 12 नंबर का सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। दोनों को, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग हो रहा है यानी मूल अधिकार का शोषण हो रहा है, कोई आपके मूल अधिकार का शोषण कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 में जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 में जा सकते हैं उच्च न्यायालय। तो आप दोनों का काम है कि मूल अधिकारों का रक्षा करना, दोनों का काम है, मूल अधिकारों का रक्षा करना दोनों का काम है, उच्च न्यायालय का भी और सर्वोच्च न्यायालय का, यानी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। देखिए ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ये किसी को छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। पहले शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में नहीं था, बट इसको बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट्स में यानी मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया था, है ना। इसलिए तो हमारे संविधान बना था, तो कुछ गलतियां हमारे से हुई थी जिसको धीरे धीरे संशोधन कर लिया गया। कुछ गलतियां हुई थी, कुछ सही भी था, धीरे धीरे सब अभी भी देखते हैं बहुत सारी चीजों का संशोधन होते रहता है। चलिए तो बताइए निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न। लोक, देखिए पहले कहा था ना कि पहले शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल में नहीं रखा गया था, फिर इस पे बहुत सारा चर्चा वगैरह हुआ, तो कहा गया कि अगर फंडामेंटल में नहीं रखेंगे तो सरकार फिर फ्री में शिक्षा देगा नहीं देगा, इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया। तभी तो देखते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूल में, पूरे ऑल इंडिया में दिया जाता है, ऑल इंडिया में। तो यही तो था, अगर फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहता तो अभी किसी और का सरकार है, कोई और सरकार आता कहता हम नहीं देंगे शिक्षा, तो इन्हें फंडामेंटल राइट्स, इन्हें सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं देगा शिक्षा। पढ़ा है संविधान बढ़िया से, पढ़ पहले बढ़िया से, इसका शिक्षा का अधिकार है फंडामेंटल यानी मूल अधिकार है, मूल अधिकार है तो उसको देना ही देना है, उसकी रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बापों का बाप। चलिए समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। मूल अधिकार, राजनीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीति के निर्देशक तत्व, राजनीति के निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो आर्टिकल 40 क्या निर्देश देता है सभी स्टेट को। बताइए यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में कुल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई। हमारे देश के संविधान में बहुत सारे देशों
देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया ही गया, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, हर देश से कुछ न कुछ पार्ट को उठाया गया है, लिया गया है। तो उसी प्रकार से 16 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि संविधान में कुल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। बताइए कुल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब है रूस, याद रखिएगा रूस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। 17 नंबर प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। बताइए। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, उसी के आगे सिर झुकाती है। छू ले आसमां जमी की तलाश मत कर, ले ले जिंदगी का मजा, खुशियों की तलाश न कर, तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। मुस्कुराना सीख ले, उसकी वजह की तलाश न कर, उसकी वजह की तलाश न कर। जिन भी भाई बहनों को मेरा पढ़ाया अच्छा नहीं लगता या हमसे नहीं पढ़ना, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर मेरा स्टाइल चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं इसी स्टाइल से और इसी अंदाज में आपको बिल्कुल सभी क्लासेस को करवाऊंगा और सिलेक्शन भी करवाऊंगा। तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पे पढ़े भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, पर मैं अपना स्टाइल आपके लिए चेंज नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल रहे थे तो बता दें उनको कि आप कहीं दूसरे जगह चले जाइए, मेरा यही स्टाइल है पढ़ाने का। चलिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10 10 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? बता दो। रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, छेना। जल्दी से, अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा, गवाही खुद वक्त देगा। संविधान में मूल कर्तव्यों को, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज और समिति। बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सही जवाब ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, याद रखिएगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। सही जवाब ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। बताइए राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी काम करने का समय, कार्यकाल की अवधि पूछ रहा है। बता दो। पेड़ा, रसगुल्ला, बर्फी। जल्दी से क्या होगा बता दो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 21 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5 वर्ष। कितना वर्ष? 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो? क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो? कोई बात दिल पे लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो, या दिल कहीं लगा बैठे हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, बताना राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय, प्रत्यक्ष मतदान, उपर्युक्त सभी। बताइए 22 का सही जवाब क्या होगा? 22 राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? 22 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, प्रत्यक्ष मतदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 23, निब विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निब विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। एकदम भरपूर है भाई, जितना चुभेगा उतना मजा आएगा, एकदम रसगुल्ला में रस भरल है भाई। देखो निब विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, सही जवाब ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24
24 राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? बताइए 24 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। बताइए 24 नंबर प्रश्न बता दो मेरे रसगुल्लो, छेने बर्फी बता दो जल्दी से। आज मुस्कुराना सीख लेंगे तो कल रोना भी पड़ेगा, है ना। चलिए 24 सही जवाब ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न को नहीं समझे फिर से समझाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप, महाभियोग मतलब समझे ना, एकदम वियोग कर देगा, महाभियोग कर देगा, खत्म कर देगा उसका आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। चलिए भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री। बताइए बाबू, बताओ मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। बताओ भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? 26 भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बता दो मेरे रसगुल्लो, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? बताइए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, है ना। बताइए क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सभी में। कार्यपालिका का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का संघ होता है राष्ट्रपति। चलिए कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। 27 नंबर प्रश्न एकदम भरपूर प्रश्न है, एकदम भरपूर अंदाज में इसको लेना है, पटक पटक के लेना है। प्रश्न बहुत लाजवाब है, जबरदस्ती लेना है, एकदम लेना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। बताओ मेरे रसगुल्लो जल्दी से बताइए क्या प्रश्न है? एकदम लाजवाब प्रश्न है, इसका लाजवाब जवाब भी होना चाहिए मेरे रसगुल्लो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सुन सकते हैं ना, देख नहीं सकते तो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए 27 का सही जवाब ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। चलिए 28 नंबर प्रश्न एकदम भरपूर है, जितना लोगे उतना मजा आएगा, है ना, जितना लोगे उतना मजा आएगा। चलो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताइए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितना सदस्य को मनोनीत करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 12। याद रखिएगा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, ये भी एकदम झकास वाला प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है ना, एकदम लाजवाब प्रश्न है। बताओ इसका भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं? ऊपरी मदन नहीं, ऊपरी सदन को कहते हैं। बता दो मेरे रसगुल्लो, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा। याद रखिएगा राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एकदम लाजवाब प्रश्न है, हमें उम्मीद है आप लोग सारी गलियां भिंगा दीजिएगा, सारी गलियां जगमगा दीजिएगा।
बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए जब नियुक्ति होगा तो सारा गली जगेगा ना भाई, बिल्कुल जगेगा। सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं हो तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? एकदम मस्त प्रश्न आ गया भाई, मस्त प्रश्न आ गया। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? बताइए। सही जवाब है 6 माह का समय होता है ना, 6 माह के अंदर में उसे बनना होगा संसद का सदस्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्री परिषद, चलो बताओ मेरे रसगुल्लो, मेरे छेने, मेरे रसगुल्ले, बताओ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। बताइए 32 नंबर प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही जवाब ऑप्शन सी, लोकसभा। याद रखिएगा लोकसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? बताइए। अधिकतम पूछ रहा है, अधिक से अधिक लोकसभा की सदस्य संख्या हो सकती है। सही जवाब ऑप्शन डी है 552। याद रखिएगा 552। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? अधिकतम पूछ रहा है, यानी राज्यसभा की अधिक से अधिक कितने संख्या हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। बताइए। सही जवाब 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। याद रखिएगा 250। छुपा लो मुझे तुम अपनी सांसों में, छुपा लो मुझे तुम अपनी सांसों में, कोई पूछे तो बोल देना जिंदगी है मेरी, कोई पूछे तो बोल देना जिंदगी है मेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वापस लौट आया है हवाओं का रुख, वापस लौट आया है हवाओं का रुख, मोड़ने वाला दिल में फिर उतर रहा है, दिल तोड़ने वाला फिर दिल में कूद रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 35 है, जिसको अच्छा लगे पढ़िए, जिसको अच्छा नहीं लगे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? जिसको अच्छा, हमारा स्टाइल चेंज नहीं हो सकता, आप चेंज कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, आप चेंज कर लीजिए, हम तो चेंज नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे आपके लिए, आप चेंज कर लो ना। चलिए 35, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ खामोश हो जाती है। क्या गलत बोले? सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ खामोश हो जाती है। जरूरत नहीं इश्क में बाहों के सहारे मिले, बाहों के सहारे मिले, जरूरी नहीं इश्क में बाहों के सहारे मिले, किसी को जी भर के देखना भी महसूस करना भी तो इश्क ही होता है। चलिए, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए। वो तो हमको पता ही है कि आप लोग राजा हरिश्चंद्र हैं, सब लोग बहुत है तेज पढ़े में। चलिए 35 नंबर, सही जवाब क्या हो जाएगा? रसगुल्ला। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? बताइए। तो टिकटॉक की रानी है तो मैं फेसबुक का राजा हूं, और ज्यादा गुस्सा में है तो फिर व्हाट्सएप पर आ जा, वहीं पर बातचीत करते हैं ना भाई, वहीं पर बातचीत करते हैं, समझ लेना। थोड़ा हम गुस्सा में है इसलिए कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, हमको गुस्सा दिला दिया है कोई। चलिए, गुस्सा हमको नहीं दिलाना। 35, छोड़ दो, इस प्रश्न को नहीं पढ़ाएंगे आज, कुछ ज़्यादा गुस्सा में है, इसलिए फिर से एक बार, जिसको पढ़ना है पढ़ना, नहीं पढ़ना है चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 10 बच्चे को पढ़ाएं, ये कोई नहीं है पढ़ेगा तो ये हम वीडियो बनाएंगे और वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा ना लगे फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।